Hello everyone, welcome to Learning Spot by Mehak. So today we are going to cover part 6 of NTA UGC NET series जिसमें हम पेपर 2 कॉमर्स के 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs करेंगे फॉर 2023 एंड 2024. तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब लर्निंग स्पॉट बाय महक. Now, first question from the following data, calculate the arithmetic mean. तो अभी हमारे पास यहाँ पे x गिवन है और फ्रीक्वेंसी गिवन है. ठीक है, ये हमारा स्टैट में से क्वेश्चन आया है. ठीक है, अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या है हमारा? सिग्मा fx ओवर सिग्मा f. तो करते हैं कैलकुलेट. तो यहाँ पे हमने fx कैलकुलेट किया है. यहाँ पे यहाँ x गिवन है, f गिवन है, fx हमें कैलकुलेट करना है. तो कैसे करेंगे? f इंटू एक्स, 4 इंटू 10 40, 20 इंटू 500, 30 इंटू 3 90, 40 इंटू 2 80, 5 इंटू 50 250. ठीक है, तो सिग्मा का मतलब क्या होता है? समेशन ऑफ, मीन सम ऑफ. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा मीन का फॉर्मूला है सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ. तो यहाँ पे सिग्मा एफ हमने कर लिया, मीन सम ऑफ फ्रीक्वेंसी कर लिया और सम ऑफ एफ एक्स कर लिया. ठीक है, तो फॉर्मूला हम पुट कर देंगे वैल्यूज 560 ओवर 19. तो हमारा करेक्ट आंसर आएगा 29.47. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. ये हमारे पास फॉर्मूला दिया गया है. ठीक है, और डैश फॉर्मूला इज यूज टू कैलकुलेट रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट, कॉन्करेंट डेविएशन कोरिलेशन कोफिशिएंट, रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट, कार्ल पियर्सन्स रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट. ठीक है, तो अभी यहाँ पे अगर आपको याद होगा तो यहाँ पे C है. C से मतलब कॉन्करेंट डेविएशन. ठीक है, R को हम डिनोट करते हैं कोरिलेशन से, और जहां पे नीचे C हो उसे हम डिनोट करते हैं कॉन्करेंट से. तो हमारा करेक्ट आंसर आएगा B, कॉन्करेंट डेविएशन कोरिलेशन कोफिशिएंट. तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कॉन्करेंट डेविएशन का अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है? ठीक है, तो वो भी हम देख लेते हैं. तो हमारे पास यहाँ पे दो वेरिएबल्स गिवन है, वेरिएबल x एंड वेरिएबल y. ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली हमें क्या करना होता है? dx और dy कैलकुलेट करना होता है. तो सबसे पहले x से dx हम देखते हैं कैसे कैलकुलेट करते हैं. तो यहाँ पे फर्स्ट वेरिएबल को हम छोड़ के बाकी सारे आगे देखते हैं. जैसे 10 से आगे है 20, तो 20 ग्रेटर देन 10 है तो यहाँ पे प्लस का साइन आएगा. आगे 16 लेस देन 20 है तो माइनस का साइन आएगा. 4 लेस देन 16 है तो माइनस का साइन आएगा. 35 ग्रेटर है तो प्लस का साइन आ गया. 50 ग्रेटर है प्लस का साइन. 13 लेस देन 50 है माइनस. नेक्स्ट 10 लेस देन 13 है तो माइनस का साइन. ऐसे ही y में से हम देख लेंगे, फर्स्ट को छोड़ के बाकी सारे देखेंगे. ठीक है, 10 ग्रेटर है प्लस माइनस प्लस 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 प्लस. ठीक है, तो अभी हमें यहाँ पे करना होता है dx dy. तो यहाँ पे प्लस 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 होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस प्लस 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 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस. तो अभी यहाँ पे हमें देखना है कि कितने प्लस हैं. ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 3 4. तो यहाँ पे C हमारा जो है, C हमारा आ जाएगा 4, क्योंकि हमारे पास प्लस साइन क्या है? ठीक है, 4 है. ठीक है, अभी यहाँ पे एक और चीज जो हमें n लेना होता है. ठीक है, n भी हम, n का फॉर्मूला क्या है? n-1. तो टोटल यहाँ पे नंबर ऑफ आइटम्स क्या है?
1 2 3 4 5 6 7 8 8 है, तो 8 में से 1 हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारे पास जो हमें यहाँ पे n लेना है नंबर ऑफ आइटम्स, तो हमारे पास आएगा 7। तो यहाँ पे एक तरह से प्लस माइनस है, प्लस माइनस का साइन हमें देखना है, तो यहाँ पे पहले हम 2c माइनस n कर लेंगे। अगर वो पॉजिटिव हुआ तो यहाँ पे प्लस का साइन आएगा, अगर नेगेटिव हुआ तो यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम करें 2c माइनस n, ठीक है, n हमारा है 7, c हमारा है 4 और 2 के साथ इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा आ गया 8 माइनस 7, तो 1, और ये 1 क्या आया, पॉजिटिव आया, तो यहाँ पे साइन भी क्या आएगा, प्लस का साइन आएगा, ठीक है, बाहर भी और अंदर भी, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा 1/7, इसका हम अंडर रूट कर लेंगे और यहाँ पे आंसर हमारे पास आ जाएगा 0.14। Now next question, why is delegation an important management tool? तो अभी यहाँ पे क्वेश्चन के ऑप्शन रीड आउट करने से पहले हम समझते हैं डेलीगेशन होता क्या है, ठीक है। डेलीगेशन का मतलब होता है गिविंग समबडी विद द लोअर जॉब और पोजीशन अ पर्टिकुलर टास्क टू डू, ठीक है। मींस यहाँ पे अगर मैं सुपीरियर हूं और मेरे अंडर बहुत सारे सबऑर्डिनेट्स हैं और अगर मैं उन्हें कुछ टास्क दे रही हूँ कंप्लीट करने के लिए, ठीक है, उसे मैं बोलूंगी डेलीगेशन, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शंस रीड आउट करते हैं। इट हेल्प्स टू डम योर वर्क ऑन समवन एल्स, इट हेल्प्स यू टू अचीव मोर एंड डेवलप योर पीपल एट द सेम टाइम, इट अलाउ यू टू गेट रिड ऑफ distasteful task, it allow you to punish your subordinate with so much work। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा आएगा बी, इट हेल्प्स यू टू अचीव मोर एंड डेवलप योर पीपल एट द सेम टाइम। तो डेलीगेशन जो है हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत एसेंशियल पार्ट होता है। नो ऑर्गेनाइजेशन कैन वर्क विदाउट यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ डेलीगेशन एज देयर इज नो इंडिविजुअल हु कैन डू ऑल द वर्क अलोन हिमसेल्फ, ठीक है। कोई भी इंसान अकेला सब कुछ नहीं कर सकता, इसलिए वर्क जो है वो डेलीगेट करना जरूरी होता है, ठीक है। Delegation is a tool to get work done effectively and efficiently through others. It helps the subordinates to get the experience of performing activities of top executives. एक तरह से subordinate को भी experience मिलता है कि जो top activities executives का काम होता है वो परफॉर्म करें, ठीक है। उन्हें लर्न करने के लिए बहुत कुछ मिलता है, लर्न टू मैनेज द अथॉरिटी गिविंग to them. Also, it makes the top management free to concentrate on core and important issues, ठीक है। तो वही टॉप मैनेजमेंट बाकी इंपॉर्टेंट इश्यूज पे फोकस कर सकती है, ठीक है। Now next question, which of the following statement is correct? तो स्टेटमेंट 1, अथॉरिटी इज अ पावर और राइट टू मेक डिसीजन, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट 2, अथॉरिटी फ्लोज अपवर्ड, नो, ये हमारी स्टेटमेंट गलत है, अथॉरिटी ऑलवेज फ्लो डाउनवर्ड, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे आएगा ए, ओनली वन इज करेक्ट। Authority means the power to make decision and right of an individual to command his subordinates. While sharing the authority, manager keep in mind that authority matching the responsibility should only be delegated. They shall not pass all their authority to their subordinates. Authority always flows downward and it is the power given to a manager or leader to act and make decisions. Now next question, dash is called the properly performed the assigned duty, authority, responsibility, accountability या none of these। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा है बी, रिस्पॉन्सिबिलिटी।
Responsibility means the work assigned to an individual. It includes all the physical and mental activities to be performed by the employee at a particular job position. It is an obligation of subordinate to properly perform the assigned duty. और it flows upward because the subordinate will always responsible to his superior. ठीक है, और responsibility जो है हमेशा upward flow करती है. Now next question, dash is called the number of subordinates that report directly to a single supervisor. Means अगर बहुत सारे subordinates एक supervisor को रिपोर्ट दे रहे हैं डायरेक्टली, तो उसे हम क्या बोलेंगे? स्पैन ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, स्पैन ऑफ सुपरविजन, स्पैन ऑफ एक्टिविटी या नन ऑफ द अबव. तो इसका करेक्ट आंसर हमारा आएगा स्पैन ऑफ सुपरविजन. Now next question, Fayol's principle of division of work can be applied to following. अभी हमें पता है हेनरी फेयोल के 14 प्रिंसिपल्स है, उनमें से एक हमारा डिवीजन ऑफ वर्क है. और वो डिवीजन ऑफ वर्क कहाँ पे अप्लाई होता है? टेक्निकल, मैनेजीरियल और बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दीज. ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हमारा है सी, बोथ ए एंड बी. समझते हैं क्यों? According to Fayol's principle of division of work, the whole work must be divided into small tasks. जितना भी हमारा काम है छोटे छोटे पार्ट्स में हमें डिवाइड करना है. ठीक है, और एक पर्सन को हमें एक ही टास्क देना है और अकॉर्डिंग टू देयर कैपेबिलिटीज, क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, ताकि वो काम जो उसे असाइन किया गया है वो अच्छे से कंप्लीट कर पाए. ठीक है, और Fayol said not only the factory work but technical, managerial, skill jobs should also be divided into small segment for specialization. ठीक है, now next question, which of the following statement is true? Management is a goal oriented process. Management always refer to group of people involved in managerial activities. या management is necessary for all organization. ठीक है, तो यहाँ पे C बिल्कुल करेक्ट है, A भी बिल्कुल करेक्ट है और B भी बिल्कुल करेक्ट है. ठीक है, इसमें ग्रुप ऑफ पीपल जो है इन्वॉल्व होते हैं मैनेजरियल एक्टिविटीज में. तो हमारा करेक्ट आंसर आएगा A, B, C are correct. Management is necessary for entire organization irrespective of its size, nature and function. ठीक है, the concept of management is not restricted to the business organization but even non-business organization need to manage its function. ठीक है, मीन्स चाहे कोई नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्यों ना हो, उनके लिए भी फंक्शंस को मैनेज करना बहुत ही जरूरी है. ठीक है, मैनेजमेंट ऑलवेज एम एट अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव. मैनेजमेंट ऑलवेज रेफर टू अ ग्रुप ऑफ पीपल इन्वॉल्व्ड इन मैनेजरियल एक्टिविटीज. All these are the characteristics of management. Now next question, the correlation coefficient is used to determine specific value of y variable, specific value of x variable या strength of relationship between x and y variable. तो correlation एक तरह से हमें बताता है दो variables के बीच में क्या रिलेशनशिप है, कितना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है. तो इसका करेक्ट आंसर हमारा आएगा सी, स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन x and y variable. Correlation coefficient are used in statistics to measure how strong a relationship is between two variables.
एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट गिव अस रिलेशनशिप स्ट्रेंथ, जो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू आती है वो हमें बताती है कि कितनी स्ट्रेंथ है उनके रिलेशनशिप में, ठीक है। जितना लार्जर नंबर होगा उतना ही स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप होगा उन दोनों वेरिएबल में। द मोस्ट कॉमन कोरिलेशन कोएफिशिएंट जनरेटेड बाय पियर्सन प्रोडक्ट moment correlation may be used to measure the linear relationship between two variables. Now next question, in random sampling the probability of selecting an item from the population is अननोन, नोन, अनडिसाइडेड और जीरो। अभी यहाँ पे रैंडम सैम्पलिंग में क्या होता है, हमारी जितनी भी पॉपुलेशन है उसमें होमोजेनियस और आइडेंटिकल नेचर के सैंपल होते हैं, ठीक है, और हर एक सैंपल को के सिलेक्ट होने के चांसेस इक्वल होते हैं, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग एन आइटम फ्रॉम द पॉपुलेशन क्या होते हैं, नोन होते हैं, ठीक है, क्योंकि इक्वल चांस है। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, नोन। Random sampling is that method of sampling in which each and every item of universe has an equal chance of being selected in the sample. The selection is left entirely to the chance factor, ठीक है। हर एक आइटम के सिलेक्ट होने के चांस इक्वल होते हैं, ठीक है। This method is used particularly when the various items are homogeneous or identical to each other, ठीक है। ये मेथड तभी पॉसिबल है अगर हमारे जो सैंपल है वो होमोजीनियस नेचर के हैं, ठीक है। In this method, probability of selecting each and every item from the population is known. Now next question, which of the following is the advantage of decentralization? एक होता है हमारा centralization, एक होता है decentralization. Centralization में क्या होता है, वहां पे जो टॉप मैनेजमेंट है अथॉरिटी अपने पास रखती है, मींस सेंटर में रहती है, ठीक है, वो अपनी अथॉरिटी जो बाकी अपने मिडिल लेवल लोअर लेवल को डेलीगेट नहीं करती, ठीक है। तो डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, वो एक तरह से मेन फोकस जो है उनका एक पर्टिकुलर टास्क में रहता है, बाकी जो अपनी अथॉरिटी है डिसीजन मेकिंग है वो अथॉरिटी बाकियों को सबऑर्डिनेट्स को अपने दे देती है, ठीक है, ताकि वो मेन एरिया जो कोर एरिया है उस पे फोकस कर पाए, ठीक है। तो इसका एडवांटेज हम देखते हैं कौन सा है, ऑपरेशन कॉस्ट आर लोअर, रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन बी डेलीगेटेड, टॉप मैनेजमेंट कैन मैनेज बाय एक्सेप्शन और कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज बिकम ऑटोमेटिक। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा है सी, टॉप मैनेजमेंट कैन मैनेज बाय एक्सेप्शन। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे looking at the financial and operation result of any business enterprise means उनका जो मेन फोकस है वो सारा फाइनेंशियल एंड ऑपरेशन रिजल्ट पे रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर डिसेंट्रलाइजेशन होगा तो टॉप मैनेजमेंट मैनेज कर सकती है एक्सेप्शन को, ठीक है। Decentralization can be defined as a systematic distribution of authority at every level of management, ठीक है। Under decentralization, every employee working at different level gets some share of authority. In decentralization, the company keep important matters such as financial decision with the top level management and share the common decision with the people working at different level, ठीक है। Now next question, according to the contingency model of leadership, which one of the following is not a situational variable? तो यहाँ पे कंटीजेंसी मॉडल ऑफ लीडरशिप में एक तरह से उन्होंने लीडरशिप स्टाइल जो है वो किस पे डिपेंड करता है, सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि क्या हमारा लीडरशिप स्टाइल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ उन्होंने सिचुएशन वेरिएबल्स भी दिए हैं,
ठीक है, तो इनमें से कौन सा सिचुएशनल वेरिएबल नहीं है? फर्स्ट इज लीडर मेंबर रिलेशनशिप, ये हमारा सिचुएशनल वेरिएबल है। टास्क स्ट्रक्चर भी है, पोजीशन पावर भी है, डी मेच्योरिटी ऑफ फॉलोअर, ठीक है, तो ये हमारा आएगा करेक्ट आंसर विच इज नॉट अ सिचुएशनल वेरिएबल। मेच्योरिटी ऑफ फॉलोअर इज नॉट अ सिचुएशनल वेरिएबल। तो according to contingency model, the effectiveness of leadership style depends on the situation. In this model, he studied the situational variable and their relationship with the leadership style. तो यहाँ पे उन्होंने situational variable को एक तरह से स्टडी किया है, ठीक है, कि उसका क्या रिलेशनशिप होगा लीडरशिप स्टाइल के साथ। तो यहाँ पे उन्होंने सिचुएशनल वेरिएबल कौन कौन से दिए हैं? लीडर मेंबर रिलेशन, लीडर्स पोजीशन पावर एंड टास्क स्ट्रक्चर। Now next question, leadership style is useful for selection and training of employees? No, ये हमारा लीडर का काम नहीं है, ठीक है। Depicting an image of a model leader, emphasizing leadership development या none of these? तो इसका करेक्ट आंसर हमारा आएगा C, emphasizing leadership development. So leadership plays an important role in the growth of organization. A leader must use leadership skills for the betterment of organization. A good leadership foster unity. मतलब एक अगर गुड लीडर है तो वो यूनिटी बनाए रखेगा और एक ऑर्गेनिक ऑपरेशन को प्रमोट करेगा अपने ऑर्गेनाइजेशन में और अपने एम्प्लॉयज को भी इंस्पायर करेगा टू गिव देयर बेस्ट। And the leader is not supervise the employee but also guide them in their work, ठीक है, वो सिर्फ सुपरवाइज नहीं करता, वो उन्हें गाइड भी करता है। It emphasizes the leadership development. Now next question, which among the following ethical issues are resolved by the green company? तो यहाँ पे ग्रीन की बात आती है तो वहां पे एनवायरमेंट की बात आती है, ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा है यहाँ पे बी, एनवायरमेंटल। Now next question, which one is not a part of process of human resource planning? Analyzing existing human resources, implementation of plan, recruitment, analyzing organization objective. तो इसका करेक्ट आंसर है रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का पार्ट नहीं है, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में एक तरह से हम मूव करते हैं अपने करंट मैन पावर पोजीशन से डिजायर्ड मैन पावर पोजीशन पे, ठीक है। यहाँ पे हम थ्रू प्लानिंग क्या करते हैं? प्रॉपर मैनेजमेंट जो है स्ट्राइव करती है राइट नंबर, राइट काइंड ऑफ पीपल एट राइट प्लेस एंड एट राइट टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में हमारे 4 स्टेप्स होते हैं। एक तो एनालाइज करना प्रेजेंट लेबर सप्लाई को, फोरकास्ट करना लेबर डिमांड को, प्रॉपर बैलेंस करना प्रोजेक्टेड लेबर डिमांड विद द सप्लाई एंड ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को सपोर्ट करना। तो रिक्रूटमेंट हमारा ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का पार्ट नहीं है। Now next question, the recruitment process include how many stages? तो इसका करेक्ट आंसर है 5। ह्यूमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस में हमारे 5 स्टेजेस हैं। कौन कौन से हैं? एक तो रिक्रूटमेंट प्लानिंग, स्ट्रेटजी डेवलपमेंट, सर्चिंग, स्क्रीनिंग एंड इवेल्युएशन एंड कंट्रोल। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Now next question, demonstration type of training method is used to train worker, supervisor, manager या all of these? तो इसका correct answer है worker.
In the demonstration type of training, a master worker is appointed who guide the worker regarding the skill of job, and he perform the job and trainee observe him performing. When the learner learn all the skill, then slowly he start taking up the jobs and master become the observer. When the trainee become perfect in doing the job, then the master worker goes and trainee gets full charge of the job position. It is suitable for plumber, electrician and workers, etc. ठीक है. Now next question. How do training and development offer a competitive advantage to an organization? Mean training and development कैसे हमारे लिए benefited है? सबसे पहले removing performance deficiencies caused by lack of ability. An individual has the aptitude and motivation to learn, या all of these. तो basically training and development से हमारी जो deficiency है performance में वो remove हो जाती है. तो इसका correct answer है A. Training and development focus on the personal growth and development of employees. The performance of trained employee is always better than the performance of untrained employees, as in the training program their qualities and capabilities are improved and employees get some experience of working on the job before they are actually assigned the job, and they improve their performance and effectiveness. Now next question, which of the following statement is not true regarding the stress management? So first option है positive stress is short term. Negative stress can lead to mental as well as physical problem. Negative stress is perceived within our coping abilities. D all of these. तो अभी यहाँ पे स्ट्रेस मैनेजमेंट का टॉपिक है हमारा, और स्ट्रेस हमारा दो तरह का होता है, एक पॉजिटिव स्ट्रेस और एक नेगेटिव स्ट्रेस. ये भी एक बार क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है. तो पॉजिटिव स्ट्रेस इज अ शॉर्ट टर्म, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है. नेगेटिव स्ट्रेस कैन लीड टू मेंटल एज वेल एज फिजिकल प्रॉब्लम, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है. बट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज नेगेटिव स्ट्रेस इज परसीव्ड विद इन अवर कॉपिंग एबिलिटीज. तो ये हमारा इनकरेक्ट है. As stress management refer to technique that helps in controlling a person's stress. ये एक टेक्निक होती है स्ट्रेस मैनेजमेंट जो हेल्प करती है किसी भी पर्सन को स्ट्रेस को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है. Positive stress is when someone is well focused on a specific task, motivated, feeling confident and also excited about the result he or she is hoping to achieve. ठीक है. पॉजिटिव स्ट्रेस तब होता है जब हम कोई स्पेसिफिक टास्क कर रहे हैं, कॉन्फिडेंट फील करते हैं, ठीक है, और कुछ हमें अचीव करना है और वो चीज अचीव करने के लिए हम बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हैं, ठीक है. और ये एक तरह से शॉर्ट टर्म फीलिंग होती है हमारी. वही नेगेटिव स्ट्रेस अकर व्हेन अ पर्सन फील अनेबल टू परफॉर्म और टू कॉप विद द सिचुएशन. मींस जब उसे लगता है कि मैं इस सिचुएशन से कॉप नहीं कर सकता, ठीक है, तो एक तरह से मैं ये चीज नहीं कर पाऊंगा, तो उसे नेगेटिव स्ट्रेस होता है. और ये फीलिंग जो है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों हो सकती है, ठीक है. और इससे हमारी एंजाइटी भी बढ़ती है, ठीक है, और विच लीड्स टू मेंटल एंड फिजिकल प्रॉब्लम्स. तो ये दोनों स्टेटमेंट हमारी ए एंड बी ट्रू है, सी स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है. Which among the following are compensation benefits? तो अभी compensation benefit monetary भी हो सकते हैं और नॉन मॉनेटरी भी हो सकते हैं. तो करेक्ट आंसर इज सी, बोथ ए एंड बी. Now, next question, which of the following detail is mentioned in the job specification?
अभी जॉब स्पेसिफिकेशन क्या होता है, जैसे कोई भी अगर वैकेंसी निकलती है तो उसके लिए क्या जॉब रोल है, उसकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या स्किल्स होनी चाहिए, वो चीज, ठीक है। तो यहाँ पे मटेरियल एंड फॉर्म यूज, लोकेशन, हैजर्ड्स और फिजिकल स्किल्स, इसमें से हमारा करेक्ट आंसर है डी, फिजिकल स्किल्स, ठीक है। ये चीज वहां पे जॉब स्पेसिफिकेशन में मेंशन होती है कि कौन से स्किल्स होने चाहिए। जॉब एनालिसिस इज अ प्राइमरी टूल टू कलेक्ट जॉब रिलेटेड डाटा। जॉब स्पेसिफिकेशन इज अ रिटन स्टेटमेंट ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, specific qualities, level of experience, physical, emotional, technical, and communication skills required to perform a job, responsibility involved in the job, ठीक है। तो ये सारी चीजें इंक्लूड होती हैं जॉब स्पेसिफिकेशन में। Material and form use, location, hazards are not included in the job specification. Now, next question, which of the following program motivate individual और ग्रुप परफॉर्मेंस, कौन सी चीजें हैं जो एक तरह से इंडिविजुअल और ग्रुप परफॉर्मेंस को मोटिवेट करती है, ठीक है। इंसेंटिव, प्रमोशन, रिवॉर्ड, डिस्काउंट। तो एक तरह से हम अगर देखिए प्रमोशन रिवॉर्ड भी हमें एक तरह से मोटिवेट करता है, बट इंसेंटिव जो है वो हमें ज्यादा मोटिवेट करता है फॉर इंडिविजुअल और ग्रुप परफॉर्मेंस। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ए, इंसेंटिव। Incentive is one method of motivating employee to change work habits and key behavior to benefit a small business, or incentive attempt to link at least a portion of pay to job performance to encourage higher productivity, ठीक है ना। कुछ पैसा हम जब देते हैं अपने एम्प्लॉयज को तो वो मोटिवेट होते हैं, ठीक है। Incentives should be aligned with the behavior that help achieve organization goals or performance. Now, next question, under whose regime as Union Labour Minister the majority of codes were evolved by the central government? तो इसका करेक्ट आंसर हमारा है गुलजारी लाल नंदा, ठीक है। उन्होंने एक तरह से मेजॉरिटी ऑफ कोड्स को इवॉल्व किया, ठीक है। The government hopes that India would be able to implement all 4 codes on wages, industrial relations, social security, and occupational safety, health, and working conditions. These are expected to improve ease of doing business and safeguard the interest of workers. तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा गुलजारी लाल नंदा, ये आपने याद रखना है। Now, next question, the bank which is commonly known as urban credit cooperatives, तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है। A cooperative bank located in urban areas is known as urban cooperative bank. These banks are essentially formed to finance a small business. Usually a cooperative society is formed around communities, localities, or small groups with a common interest. Urban Credit Corporation is one of the leading loan providing organization to urban areas in the country at the cheap rate of interest. They provide home loans, हाउस बिल्डिंग लोन्स, ठीक है। तो अर्बन क्रेडिट कोऑपरेटिव्स को हम अर्बन कोऑपरेटिव बैंक भी बोलते हैं। Now, next question, which of the following is not the work of RBI? बैंकर्स बैंक आरबीआई बैंकर का बैंक होता है, क्रेडिट कंट्रोलर होता है, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज है, बट वो डायरेक्टली फार्मर्स को फंड एलोकेट नहीं करता, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसका है डी। हमें पता है हमारा आरबीआई जो है स्टेचुटरी बॉडी है जो रिस्पॉन्सिबल है प्रिंटिंग ऑफ करेंसी नोट्स और मनी सप्लाई इंडियन इकोनॉमी में
मैनेज करने के लिए सम ऑफ द इम्पोर्टेंट फंक्शन आरबीआई के कौन कौन से हैं? बैंकर्स बैंक है, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन रिजर्व है, कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट है, प्रिंटिंग एंड सप्लाई ऑफ करेंसी नोट्स मैनेज करता है, एलोकेट करता है फंड्स, बट वो डायरेक्टली फार्मर्स को फंड एलोकेट नहीं करता, ठीक है। Now next question, under the net present value criteria, a project is approved if its net present value is positive, the funds are unlimited, both A and B या none of these। अभी यहाँ पे net present value criteria में जब भी हमारा net present value greater than 0 होता है तब हम उस प्रोजेक्ट को अप्रूव करते हैं, ठीक है। तो एक तरह से ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन बी भी हमारा करेक्ट है। जहां पे फंड्स हमारे पास अनलिमिटेड होते हैं तो वहां पे हम ये करते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे है सी, बोथ ए एंड बी। Under net present value rule is the idea that companies, manager and investor should only invest in project or engage in transaction that have a positive net present value and unlimited funds। और इस थियोरी में हम तभी इन्वेस्ट करेंगे जब हमारी जो नेट प्रेजेंट वैल्यू की वैल्यू है ग्रेटर देन 0 होगी, ठीक है। Now next question, which of the following is not part of criteria laid down by RBI for non-performing assets? अभी non-performing assets कौन सी होती हैं? वो लोन्स या एडवांसेस जो बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन देते हैं और बोरोअर जो है जिन्होंने वो लोन लिया है 90 दिन से ना प्रिंसिपल अमाउंट पे किया है ना ही इंटरेस्ट अमाउंट पे किया है, ठीक है। तो वो होते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। अभी इन ऑप्शंस में से कौन सा नॉन परफॉर्मिंग एसेट के क्राइटेरिया में नहीं आता, ठीक है। तो फर्स्ट है इंटरेस्ट ऑन लोन रिमेन ओवर ड्यू फॉर अ पीरियड ऑफ 90 डेज, ये तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट में आता है। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन, agricultural crop remain unpaid for 1 crop season, या interest on loan taken for a short duration agricultural crop remain unpaid for 2 crop seasons, ठीक है। तो ये भी एक तरह से नॉन परफॉर्मिंग एसेट का पार्ट है। बट जो ऑप्शन डी है इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन टू परचेज पर्सनल एसेट रिमेन ओवरड्यू फॉर 60 डेज, ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट का पार्ट नहीं है। तो करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पे डी। The non-performing assets is a credit facility in respect of which installment of principal has remained past due for a specified period of time. That is classified as non-performing when loan payment have been made for a period of have not been made for a period of 90 days। और नॉन परफॉर्मिंग एसेट को हम एक तरह से substandardized asset, doubtful asset, loss asset depending on the length of time overdue and probability of repayment में आगे क्लासिफाई कर देते हैं, ठीक है। Now next question, which is used to create a digital signature, प्राइवेट की, पब्लिक की, लिमिटेड की या नन? तो इसका करेक्ट आंसर है पब्लिक की। Digital signature is a technique that can provide the added assurance of evidence of origin, identity and status of an electronic document, transaction or message, or can acknowledge informed consent by the signer. Digital signature work through the public key. The individual who is creating the digital signature uses their own private key to encrypt signature related data, ठीक है। तो ये एक तरह से वर्क करती है थ्रू पब्लिक की, बट जो क्रिएट की जाती है वो अपनी प्राइवेट की के थ्रू की जाती है।
Now next question, what are the benefits attached to PMJDY? ये हमारी है प्रधानमंत्री जनधन योजना और इसके अंदर हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं। एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर ऑफ ₹1 लाख, लाइफ इंश्योरेंस कवर ऑफ ₹30,000, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अप टू 5,000 या ऑल ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दीज। अभी हम करते हैं ये स्कीम डिटेल में, ठीक है। ये प्रधानमंत्री जनधन योजना है, ये एक नेशनल मिशन है फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन टू मेजर एक्सेस टू फाइनेंशियल सर्विसेज, जहां पे बेसिक बैंकिंग सर्विसेज, रेमिटेंस, क्रेडिट, इंश्योरेंस, पेंशन सर्विसेज हमें दी जा रही हैं, बट इन अ अफोर्डेबल मैनर, ठीक है। तो यहाँ पे अंडर दिस स्कीम अ बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट कैन बी ओपन्ड इन एनी बैंक ब्रांच और बिजनेस correspondent outlet by persons not having any other account, ठीक है। तो एक तरह से बैंक मित्र हम इसे बोलते हैं, तो ये भी हम ओपन करवा सकते हैं। तो इसके अंदर हमें क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे, हम बेसिक सेविंग बैंक अकाउंट ओपन करवा सकते हैं जिनके पास कोई भी बैंक अकाउंट नहीं है, और विद नो रिक्वायरमेंट टू मेंटेन मिनिमम बैलेंस, मतलब मिनिमम कोई भी बैलेंस की हमें यहाँ पे जरूरत नहीं है, और यहाँ पे डिपॉजिट पे हमें इंटरेस्ट भी मिलेगा, रुपए का डेबिट कार्ड भी मिलेगा, ठीक है, अकाउंट होल्डर को। एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर ऑफ ₹1 लाख, जो कि अभी 2 लाख तक हो गई है, ठीक है, जिन्होंने ओपन करवाया है अकाउंट आफ्टर 28 अगस्त 2018 से, ठीक है। तो ये स्कीम जो है 1 लाख से अभी 2 लाख हो गई है, ठीक है, न्यू। नेक्स्ट, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अप टू 10,000, ये भी पहले 5,000 थी, अब 10,000 तक हो गई है लिमिट, ठीक है। प्रधानमंत्री जनधन योजना अकाउंट आर एलिजिबल फॉर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी बैंक मींस मुद्रा स्कीम के अंडर भी ये सारे अकाउंट जो है एलिजिबल है, ठीक है। Now, which of the following is the objective of income fund? Providing safety of investment and regular income, reasonable rate of return, to increase the value of portfolio investment या to hedge risk। तो income fund का main जो objective है to provide safety of investment and regular income है, ठीक है। तो correct answer है A। Income fund are mutual funds that prioritize current income, often in the form of interest or dividend paying investment. Income fund are often considered lower risk than fund that prioritize capital gain, means यहाँ पे risk जो है कम होता है, ठीक है। The goal of income fund is to provide income to the investment. It create diversified portfolio that take advantage of capital gain potential of growing segment and dividend income and stability of the value segment. Now next question, dash means a premium that remains unchanged throughout the life of policy। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा लेवल प्रीमियम। लेवल प्रीमियम जो है थ्रू आउट द लाइफ ऑफ पॉलिसी अनचेंज रहता है, मीन सेम रहता है, ठीक है। Level premium insurance term used in the life insurance in the premiums that remain the same throughout the contract while the amount of coverage provided increases, means जो amount of coverage है वो increase होती है, it will save money long term and it is the ideal for everyone, ठीक है, who want long term reinsurance, or it is more expensive initially but for cheaper in the long term। long term के लिए थोड़ी cheaper रहती है but initially ये हमारे लिए expensive होती है।
Now, next question. Reinsurance allows an insurance company to expand its capacity, stabilize its underwriting result, finance its expanding volume, या all of these. तो इसका correct answer है D, all of these. Reinsurance is a form of insurance purchased by the insurance companies to in order to mitigate risk. ठीक है, एक तरह से रिस्क को मिटिगेट करने के लिए इंश्योरेंस कंपनी री इंश्योरेंस करवाती है. ठीक है, इट प्रोटेक्ट इंश्योरेंस कंपनी फ्रॉम फाइनेंशियल ruin, thereby protecting the company's customer from uncovered losses. Reinsurance allows the insurer to remain solvent by recovering some of its amount from other insurance company. तो इंश्योरेंस कंपनी भी एक तरह से रिस्क ही बेयर करती है, तो वो अपना रिस्क किसी और कंपनी से इंश्योरेंस करवा के कवर करती है. ठीक है, उसे हम री इंश्योरेंस बोलते हैं. Reinsurance reduces the net liability on individual risk and protect from multiple losses. The practice allows provide the capacity to increase their underwriting capabilities in terms of number and size of risk. It expands the capacity of insurance company and it also helps in financing its expanding capacity. Now, next question, which is not a type of marketing concept. प्रोडक्शन मार्केटिंग का कंसेप्ट है, सेलिंग भी है, सोसाइटल कंसेप्ट भी है, बट द सप्लायर कंसेप्ट हमारा मार्केटिंग कंसेप्ट नहीं है. तो आंसर क्या आएगा? डी. Marketing concepts are philosophy for a company to satisfy customers' need, increase sale, maximize profit. There are 5 marketing concepts. These are production concept, product concept, selling concept, marketing concept and societal marketing concept. ठीक है, supplier concept हमारा marketing concept में नहीं आता. Now next question, the core competency of famous company Nike. तो अभी Nike की core competencies क्या है? Core competencies means strong point. ठीक है, तो मैन्युफैक्चर एंड शू डिजाइनिंग, तो मैन्युफैक्चर नाइकी नहीं करती. ठीक है, मैन्युफैक्चर एंड मर्चेंडाइजिंग, मैन्युफैक्चर नाइकी नहीं करती. शू डिजाइनिंग एंड मर्चेंडाइजिंग, तो इसका करेक्ट आंसर है सी. Core competencies are capabilities that serve as the source of competitive advantage for a firm over its rivals. ठीक है, कि अपने राइवल से कैसे हमने compete करना है, हमारे अंदर कैसे कौन सी ऐसी कैपेबिलिटीज है, उसे हम बोलेंगे कोर कॉम्पिटेंसीज. तो नाइकी के कोर कॉम्पिटेंसीज क्या है? इफेक्टिव मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, इनोवेटिव प्रोडक्ट डिजाइन. Nike does not manufacture any of its own shoes. The company is still today's leader in selling athletic shoe and apparel. Now next question, the most important determinant of service quality is responsiveness, reliability, assurance या empathy. ठीक है, अभी सर्विस क्वालिटी की अगर हम बात करें, ये एक तरह से मेजर होता है कि ऑर्गेनाइजेशन कैसे अपने यूजर्स की नीड्स को अंडरस्टैंड करती है और फुलफिल करती है उनकी एक्सपेक्टेशंस को. ठीक है, तो इसके टोटल 10 डिटर्मिनेंट्स है जिसमें रिस्पॉन्सिवनेस, रिलायबिलिटी दोनों ही आते हैं. ठीक है, बट रिलायबिलिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट है ऑफ सर्विस क्वालिटी. ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा बी. ए भी इसका एक डिटर्मिनेंट है, बट बी मोस्ट इंपॉर्टेंट हम बोल सकते हैं. ठीक है, रिलायबिलिटी. There are 10 determinants of service quality: assess, communication, competence, courtesy, creditability, reliability, responsiveness, security, understanding and tangibles. ठीक है, now next question, which factor does not influence rural consumer behavior?
अभी रूरल कंज्यूमर बिहेवियर को कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस नहीं करते? तो कल्चरल अफेक्ट करते हैं, पर्सनल साइकोलॉजिकल अफेक्ट करते हैं, बट जो रिलीजन है वो इन्फ्लुएंस नहीं करता। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है डी। Consumer behavior indicate how individual, group and organization select, buy, use and dispose of goods or services, ideas or experiences to satisfy their need and desire. Consumer behavior is affected by several factors such as marketing mix factors, personal factors, psychological factors, social factors, cultural factors, but जो religion है वो influence नहीं करता। ठीक है, now next question, bread and milk are what kind of products? Specialty products, convenience product, shopping products या unsorted product? तो ये एक तरह से convenience product है। Convenience product refer to those consumer products and services that consumer buy more frequently। ठीक है, जो ज्यादा frequently हम purchase करते हैं with the minimum buying efforts and comparisons, जिसका ज्यादा हम comparison भी नहीं करते, ज्यादा efforts भी नहीं लगाते। ठीक है, these are also known as low involvement purchases। ठीक है, convenient products को हम low involvement purchases भी बोल देते हैं। They are available at convenient location like convenience stores, supermarket, drug stores. Consumer purchase these products in a routine. That is why convenience products not require too much information in the advertisements. Now next question, which tool of the promotional mix is defined as any paid form of non-personal presentation and promotion of ideas, goods or services by an identified sponsor? तो यहाँ पे एडवर्टाइजिंग इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, प्रमोशन मिक्स हमारा एक तरह से मार्केटिंग अप्रोच है जहां पे मार्केटर एक डेवलप करता है प्रॉपर प्रमोशनल एफर्ट्स टू रीच द मैक्सिमम नंबर ऑफ कस्टमर्स, और ये एक तरह से पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सोनल प्रेजेंटेशन होती है। ठीक है, पेड फॉर्म हमारे यहाँ पे एडवर्टाइजिंग ही है। ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट मार्केटिंग, पब्लिक रिलेशन, सेल्स प्रमोशन ये एक तरह से थोड़े नॉन पेड भी होते हैं, बट एडवर्टाइजिंग जो है पेड फॉर्म ऑफ होती है। ठीक है, marketing advertising is the non-personal form of promotion of goods and services by an identified sponsor in exchange for a fee. Though advertising, the marketer try to pull customer to use the product at least once. The complete information along with the attractive graphics of the product can be shown to the customer that grab their attention and influence the purchase decision. Now next question, a tradesman left certain goods at B's house by mistake, who treat the good as his own in this case? अभी यहाँ पे suppose A ने गलती से कुछ गुड्स बी के घर डिलीवर कर दिए बाय मिस्टेक, और बी ने उसे उन गुड्स को अपना ट्रीट किया। ठीक है, और उसे यूज कर लिया। तो यहाँ पे क्या बी की लाइबिलिटी बनती है टू पे फॉर दैट गुड्स? ठीक है, तो यहाँ पे बी इज नॉट बाउंड टू पे फॉर द गुड्स एज देयर इज नो बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट। ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, बी लाइबल है पे करने के लिए एज बी इज बाउंड टू पे एज एज एक्ट इज नॉन ग्रेशियस। नॉन ग्रेशियस मीन्स यहाँ पे वो एज अ गिफ्ट नहीं दे रहा। ठीक है, and a quasi contract arises between them under section 70। तो ये स्टेटमेंट ऑप्शन बिल्कुल सही है, तो आंसर है हमारा बी। ठीक है, according to quasi contract section 70, if a person is lawfully doing something or delivering something to someone without the intention of doing so graciously, and the other person enjoying the benefit of the act done or goods delivered,
In such case, the other person is liable to pay compensation to the former for the act or goods received, and this compensation can be in the money or the other person can, if possible, restore the thing or deliver. चाहे वो पैसे दे दे उसके लिए या वो रीस्टोर कर दे, मतलब वापस कर दे वो गुड्स जो उन्होंने डिलीवर किए थे, ठीक है। Now next question, a director's election take place in a annual general meeting through a separated resolution passed by a dash majority, single, 2/3, 3/4 या 5/6। तो इसका आंसर है सिंगल। Every company is required to hold during every calendar year a meeting of its member called annual general meeting. There are statutory rules governing the period of notice that must be given for a meeting. The minimum statutory period for any type of meeting is now 14 days, and a meeting can be held on a short notice with the written consent of single majority of its member, ठीक है। तो सिंगल मेजॉरिटी के बेसिस पे वो मीटिंग जो है हेल्ड कर सकते हैं। Now next question, consider the following statements regarding the Competition Commission of India. It was established in 2003. ये statement बिल्कुल correct है। Commission has been functioning as a single member body right from its inception. ये statement गलत है, तो इसका correct answer आएगा A only, सिर्फ one only. Competition Commission of India came into effect from 14th October 2003. Competition is the best way of ensuring that the common people have access to the broadest range of goods and services at competitive price. एक तरह से Competition Commission of India ये ensure करता है कि common people के access में है goods और services कि competitive prices पे उन्हें मिल रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो प्रैक्टिसेस हैं एडवर्स इफेक्ट देते हैं कंपटीशन को, वो प्रैक्टिसेस एलिमिनेट होते हैं। प्रॉपर कंपटीशन को वो प्रमोट करते हैं और सस्टेन करते हैं, कस्टमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं, फ्रीडम ऑफ ट्रेड इंश्योर करते हैं मार्केट में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टेन्योर ऑफ चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। तो उनका टेन्योर पीरियड होता है 5 years का, तो आंसर है ए, और टिल द एज ऑफ 65 years, ठीक है। Chief Information Commissioner differs from nation to nation. It is a title given to the government regulator in the field of freedom of information and the protection of personal data in the widest sense. Chief Information Commissioner shall be appointed for a term of 5 years from the date on which he enters his office or till he attain the age of 65 years, whichever is earlier. Now next question, what is the purpose behind the enactment of Sale of Goods Act 1930? First, to define the laws relating to the sale of goods, to consolidate and amend the laws relating to sale of goods, to consolidate, amend and define the laws related to sale of goods, to define and amend the laws relating to sale of goods. तो इसका करेक्ट आंसर हमारा है डी, डिफाइन करना लॉज को और अमेंड करना लॉज को रिलेटिंग टू सेल ऑफ गुड्स, ठीक है। सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 से पहले ये जो सेल ऑफ गुड्स वाला पार्ट है ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर ही आता था, ठीक है। द सेल ऑफ गुड्स एक्ट इज एन इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट under the law in India. The Sale of Goods Act define and state the terms related to the sale of goods and exchange of commodities. The purpose behind the enactment of Sale of Goods Act 1930 is to define the law relating to sale of goods and to consolidate and amend the law relating to sale of goods.
Now next question, income under section 2 subsection 24 includes the profits and gains of a banking business carried on by a cooperative society with its member. ये इंक्लूड होती है इनकम में, करेक्ट है. एनी एडवांस मनी फॉरफिटेड इन द कोर्स ऑफ नेगोशिएशन फॉर ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट, ये भी बिल्कुल करेक्ट है. तो इसका आंसर आएगा बोथ ए एंड बी. Under section 2, subsection 24 of income tax, income include profit and gain, dividend, voluntary contribution received by a trust, any capital gain chargeable under section 45, winning from lotteries, crossword puzzles, etc., profit and gain of any business of insurance carried on by the mutual insurance company according to the above given statement. Statement 1 and 2 both are correct. Now next is dash is exempted from income tax. Interest from Indian company, dividend from foreign company, cooperative dividend या dividend from Indian company. तो इसका correct answer है D, dividend from Indian companies are exempted from income tax. A dividend received from an Indian company is exempted from tax. This is because the company declaring such as dividend already deduct डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स बिफोर मेकिंग पेमेंट. ठीक है, डिविडेंड पे करने से पहले ही डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स जो है डिडक्ट कर लिया जाता है, इसलिए इनकम टैक्स में से वो एग्जम्प्टेड है. ठीक है, dividend received from a foreign company is taxable. It will be charged to tax under the head income from other sources. Now next is the return of income is to be furnished in ITNS Form 281, Form 26AS, Form 26Q या ITR 1 to ITR 7. तो इसका करेक्ट आंसर है डी. इंडिया में ITR 1 to ITR 7 में हम रिटर्न फाइल करते हैं. ठीक है, अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट एवरी पर्सन हु हैज द टोटल इनकम दैट एक्सीड द एग्जम्पशन लिमिट, जो कि है नॉर्मली 2.5 लाख है एग्जम्पशन लिमिट. किसी की भी अगर इनकम 2.5 लाख से एक्सीड करती है, उन्हें इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी होती है. ठीक है, विद इन द ड्यू डेट. The form required for filing an income tax return is ITR 1 to ITR 7 basis on the different criteria for different individual or organization. ठीक है. Now next is dash can be defined as an arrangement of one's financial and economic affairs by taking complete legitimate benefits of all deductions, exemptions, allowances and rebates. तो जब हम proper deduction, exemption, allowances और rebates का benefit लेते हैं, ठीक है, अपना income tax बचाते हैं, तो हम उसे बोलते हैं tax planning. ठीक है. Tax planning is defined as an arrangement of one's financial and economic affairs by taking complete legitimate benefit of all deductions, exemptions, allowances and rebates according to the laws and regulation to ensure that tax liability reduces to a minimum. ठीक है, ताकि हमारी कम से कम टैक्स लाइबिलिटी बने. Now next question, out of the following this of the capital receipt is not taxable. इनमें से कौन सी capital receipt taxable नहीं है? Capital gain of 10 lakh ये taxable है. Amount of 5 lakh won by way of lottery, game, puzzle ये भी taxable है. Amount of 2 lakh received by way of gift from relatives. Amount of 1 lakh received by way of gift from friend on marriage anniversary. तो सी वाला जो है गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव्स जो है ये टैक्सेबल नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा सी. If a
person receive any sum of money as a gift from any other person without consideration, such a sum would be taxable. Gifts are not taxable in the following situation. वैसे तो गिफ्ट्स जो है हम किसी और पर्सन से विदाउट कंसिडरेशन अगर हम रिसीव करते हैं तो वो टैक्सेबल है, बट कुछ ऐसी सिचुएशन है जहां पे गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव्स हो गया, वो टैक्सेबल नहीं है, ठीक है। गिफ्ट रिसीव्ड बाय इंडिविजुअल ऑन ओकेजन ऑफ हिज मैरिज फ्रॉम रिलेटिव्स या नॉन रिलेटिव्स आर नॉट टैक्सेबल, ठीक है। Gifts received under a will or by way of inheritance are not taxable. Gift received in the contemplation of death of the donor or payer, तब भी गिफ्ट्स जो है टैक्सेबल नहीं है, ठीक है। The amount of standard deduction from salary allowed from salary income for financial year 1819 is 1819 में ये स्टैंडर्ड डिडक्शन 40,000 थी, बट आफ्टर दैट 1920 से ये जो डिडक्शन है इंक्रीज हो गए 50,000 है, ठीक है। अभी जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो 50,000 है, तो ये आपने याद रखना है। 1819 में ये स्टैंडर्ड डिडक्शन 40,000 थी, उसके बाद से 50,000 है। Now next question, the double tax avoidance agreement is a dash signed between two or more countries to help taxpayers avoid paying double taxes on the same income. तो इसे हम क्या ये कौन सा agreement होता है? Tax parity, tax system, tax treatment या none of these? तो इसका correct answer है A, tax parity. तो थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है, तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब लर्निंग स्पॉट बाय महक।